नमस्ते। चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए यह पहला चित्र आया आपके सामने। एक वाक्य बनाइए, कोई भी नाम रख लीजिए। मान लीजिए गगन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा चित्र देखिए, देखने के बाद क्या लग रहा है आपको। एक वाक्य बनाइए इस पर भी। वर्षा हो रही है। एक तीसरा चित्र भी सामने आया, देखिए वाक्य बनाइए इस पर भी। 3 तोते पेड़ पर हैं, ठीक है। चलिए चौथा चित्र भी देखिए। इस चित्र को देखने के बाद थोड़ी देर आप सहम गए होंगे ना। कोई बात नहीं, एक वाक्य बना दीजिए। एक नाम ले लीजिए इसका भी, मीना ले लेता हूं मैं। मीना बीमार है। 4 चित्र को आपने देखा, इन चारों चित्रों में 4 वाक्यों को आपने देखा। अब इस पर विचार कीजिए। पहला वाक्य है गगन पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें गगन पढ़ रहा है यानी कुछ करने का बोध हो रहा है, कुछ कर रहा है, कार्य कर रहा है, पढ़ना। इसके बाद दूसरे वाक्य में वर्षा हो रही है यानी बारिश हो रही है, बारिश से घटना है यानी कोई घटना घट रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। तीसरे वाक्य में पेड़ पर 3 तोते हैं यानी होने का बोध है कि पेड़ पर तोता है। इसके बाद चौथा वाक्य जो है कि मीना बीमार है, तो मीना की अवस्था के बारे में पता चल रहा है कि मीना की अवस्था कैसी है, बीमार है कि स्वस्थ है, यानी मीना बीमार है। तो बच्चों इन चारों चित्रों एवं वाक्यों को देखने के बाद आपके मन में क्रिया के बारे में कोई विचार उत्पन्न हो रहा होगा। तो चलिए उस विचार को हम लोग देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या हो सकती है। तो बच्चों क्रिया की परिभाषा होती है कि क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के करने, किसी काम या घटना के होने और किसी वस्तु, व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को अन्य शब्दों में भी हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया से किसी काम के करने का पता चलता है, क्रिया से किसी घटना या व्यक्ति या वस्तु के होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हम क्रिया को परिभाषित किए। अब चलिए हम लोग क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो आप इन दोनों क्रियाओं के भेद को एक बार देखते हैं तो आपके मन में लगता होगा कि अकर्मक, अ यानी कुछ भी नहीं, कर्म यानी कर्म करना, यानी जिसमें कर्म नहीं हो, जो क्रिया कर्म के बिना हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और वह क्रिया सकर्मक यानी जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों अब इन अकर्मक और सकर्मक क्रिया को हम थोड़ा विस्तृत रूप से जान लेते हैं। चलिए यह वाक्य पढ़िए। पहला वाक्य है लता हंस रही है, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए पक्षी उड़ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों पर आप विचार कीजिएगा। इन दोनों वाक्यों में विचार कीजिएगा तो लता हंस रही है और पक्षी उड़ रहे हैं। हंसना क्रिया है और उड़ना क्रिया है। अब बच्चों इन क्रियाओं के व्यापार का फल, कार्य का फल क्रिया के करने वाले
अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है। हंसने का प्रभाव कर्ता यानी लता पर पड़ रहा है। उड़ने का प्रभाव पक्षी पर पड़ रहा है। अब जब पक्षी पर पड़ रहा है, इधर लता पर पड़ रहा है, तो क्या कर्म हुआ? किस पर कर्म हुआ? किसी पर नहीं हुआ। डायरेक्ट कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, करने वालों पर पड़ रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता नहीं है। तो ये दोनों क्रियाएं आक्रामक क्रियाएं कहलाएगी। तो आक्रामक क्रिया की परिभाषा क्या होगी? ऐसी क्रियाएं जिनके व्यापार यानी कार्य का फल यानी प्रभाव केवल वाक्य के कर्ता पर पड़े तथा जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा न हो, वह आक्रामक क्रिया कहलाती है। जैसे रोना, बैठना, चलना, लेटना इत्यादि। अब दूसरी क्रिया देख लेते हैं, सक्रमक क्रिया। पहला वाक्य में ले लेता हूं, वह अखबार पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, बढ़ई लकड़ी काट रहा है। इन दोनों वाक्यों को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ रहा है वह क्या? अखबार। कर्म आ गया ना। लकड़ी काट रहा है, क्रिया है काटना। कौन काट रहा है? बढ़ई। किसको काट रहा है? लकड़ी को। इन वाक्यों की क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि वाक्य में आए कर्म पर पड़ रहा है। अखबार और लकड़ी दोनों कर्म है। पहले वाक्य में अखबार कर्म है और दूसरे वाक्य में लकड़ी कर्म है। तो बच्चों, इन दोनों का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ रहा है। तो सकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा हो जाएगी? जिन क्रियाओं के व्यापार का फल वाक्य में आए कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ये दोनों क्रियाओं के भेद की परिभाषा हुई, उसके कुछ उदाहरण हुए। आगे देख लेते हैं कुछ। तो बच्चों, अब इन क्रियाओं के अलावा कुछ और क्रियाएं होती है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। पहली होती है द्विकर्मक क्रियाएं। बच्चों, ये वाक्य को आप जरा ध्यान से देखना। हमने अतिथि को खाना खिलाया। दूसरा वाक्य देख लीजिए, अध्यापक जी बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। पहला वाक्य है कि हमने अतिथि को खाना खिलाया। खाना खिलाया, खाना और अतिथि। खिलाना क्रिया है, खाना कर्म है और अतिथि भी यहां पर कर्म है। यहां दो दो कर्म हुए हैं। किसके द्वारा? हमने, माने मेरे द्वारा। तो बच्चों, अध्यापक जी बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं क्या? गणित। किसको? बच्चों को। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में किसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, किसे खिलाया, क्या खिलाया। समझ गए मेरी बात? इन दोनों का उत्तर हुआ खाना खिलाया। किसको खिलाया? अतिथि को खिलाया। दो कर्म हो गए। किसको पढ़ाया? तो बच्चों को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? तो गणित पढ़ाया। ठीक है। यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म
लगे हुए हों, उसे हम लोग द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों दो और क्रियाएं होती है। वह क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया शब्द से ही आपको ऐसा लग रहा है कि जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरों के करने की प्रेरणा देता है या कार्य को किसी दूसरों से करवाता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे राम मोहन से चाय बनवाता है। समझ गए होंगे। मोहन को बड़ी अच्छी तरह से समझा बुझा कर कराया कि भाई तुम चाय बना दो। तो जहां प्रेरणा की बात आती है उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और दूसरी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान से समझिए इसको भी। पूर्ण क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जब काम होने वाला है उससे पहले जो क्रिया हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे वह खाना खाकर चला गया। उपयुक्त वाक्यों में पूर्ण क्रियाएं चला गया यानी पहले क्या किया, वो खाना खाया है तब गया है, यानी जाने से पहले क्या किया है, खाना खाया है। तो जाने से पहले खाया यानी पहले खाया, तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक, यानी पूर्ण किया, क्रिया को पहले ही पूर्ण कर लिया और चला गया। ठीक है, यानी खाना खा लिया तब गया। उसी तरह से एक और वाक्य देख देते हैं कि बच्चा दूध पीकर सो गया। सोने से पहले बच्चा क्या किया, कौन सा कार्य किया, दूध पिया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों इन दोनों क्रियाओं पर भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। बच्चों इसके बाद क्रियाओं के संबंध में ध्यान रखने वाली दो बातें हैं, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला, क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है तथा एक से अधिक की भी। जैसे गया जाने के बोध में, आया आने के बोध में, लिखा, एक शब्द की क्रियाएं हैं। और एक से अधिक में कैसे, जबकि गया था, आ रहा है, लिख चुका होगा, लिख रहा है। समझ रहे हैं ना, यानी एक शब्द की भी क्रिया है और एक से अधिक शब्दों की भी क्रियाएं हैं। दूसरी बात, यदि क्रिया के विभिन्न रूपों में, यदि क्रिया के विभिन्न रूपों में से उसके धातु रूप को, समझना, धातु रूप को अलग कर दें तो जो रूप बच जाता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सहायक क्रिया जब साथ होती है, जैसे लिख रहा था, क्रिया में लिख धातु है, ठीक है ना, और उसको हम अलग कर दिए, शेष शब्द को निकाले, रहा था, लिख रहा था, यानी रहा था क्या है, सहायक क्रिया है। तो बच्चों क्रिया के साथ उसकी सहायक क्रियाएं भी लगी होती है, जो एक शब्द से अधिक शब्द लग करके उन क्रियाओं को निर्माण करती है, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से क्रिया का एक संक्षिप्त विवरण आपके साथ प्रस्तुत किया गया। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।